आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर है इलास्टिसिटी। किसी बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होती है, चलिए समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैलून है। इस बैलून पे हम लोग बाहर से एक फोर्स लगाते हैं F_d। इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पर लगाया जाए और वो उसकी शेप और साइज को चेंज कर दे या फिर चेंज करने की कोशिश करे, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। मानते हैं कि हमने इस पर एक फोर्स बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया F_d इस बैलून पे, और इस बैलून की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस बैलून के पास, मतलब इस बॉडी के पास, और यहाँ पर बॉडी हमने क्या माना, बैलून माना है, इस बैलून के पास इसकी टेंडेंसी होगी कि ये अपनी शेप और साइज को वापस रीगेन कर ले। इसमें क्या होगा कि इधर से हम लोग फोर्स लगाएंगे F_d और अंदर से इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो एक्शन में आ जाएंगी, और वो इस डिफॉर्मिंग फोर्स का इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो एक्शन में आ जाएंगी और इस डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या करेंगी, अपोज करेंगी। इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो Fi इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करेंगी। इससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो अपनी शेप और साइज को वापस रीगेन कर लेगी। यही जो इंटरनल फोर्स यहाँ पर अपोज करेगा इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, यही क्या होती है, इसकी इलास्टिसिटी होती है इस बॉडी की। चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो r0 है, और ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच में है तो क्या होगा कि अब सपोज करते हैं कि इस B पे हम लोग बाहर से कोई फोर्स F_d लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स F_d लगाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट B है वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। लेट अस से ये B यहाँ था, अब ये B यहाँ आ गया। अब क्या करेगा, जो A है यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस होंगी वो एक्शन में आएंगी, और इस डिफॉर्मिंग फोर्स जो F_d हमने लगाया इसको क्या करेंगी, अपोज करेंगी इंटरनल फोर्सेस। अब इसका अपोज करेंगी तो क्या करेंगी कि ये B को अपनी इनिशियल पोजीशन पे भेज देगा, मतलब कि अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। ये तो हो गई इलास्टिसिटी। अब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें और हम लोग पढ़ते हैं इसमें इलास्टिसिटी में। या फिर इलास्टिसिटी की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो हम ये बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच when a deforming force acts upon it, then internal forces comes into play and opposes the deforming force to regain its original shape and size or dimension। ये तो हो गई हमारी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। और देखिए हाँ, जो डेफिनेशन मैंने बताया उसमें जो डेफिनेशन है, ऐसी बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडीज़ बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी ये शो करती हैं अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने के लिए, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि फिर से ये एक बैलून है, इस
इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाते हैं, एफ डी लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एफ डी लगाने के बाद क्या होती है, इसकी जो शेप है ये कुछ ऐसी हो जाती है। अब क्या होगा कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगी एक्शन में आएंगी और इस जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसको अपोज करेंगी, एफ आई। तो स्ट्रेस जो होता है ये जो अपोज करेंगी मतलब कि जो फोर्स लगाएंगी इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया पे, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है, तो कुछ प्रेशर जैसा लगता है। प्रेशर भी तो क्या होता है हमारा, प्रेशर भी हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में केवल ये डिफरेंस है कि जो हमारी स्ट्रेस है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस हमारी टेंसर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर क्या है हमारा, स्ट्रेस हमारी टेंसर क्वांटिटी है। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस 3 टाइप की होती है। पहला टाइप स्ट्रेस होती है हमारी 3 टाइप की होती है। पहला होता है लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रेस, तो चलिए समझते हैं लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। यहाँ पर हम लोग एक सिनेरियो कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक वायर है, यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है जो क्लैम्प्ड है, जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। हम सपोज करते हैं कि हमने इस पर कुछ वेट लगा दिया, W इक्वल टू एम जी। तो क्या हुआ कि ये जो वायर है वो एलोंगेट हो गया बाई लेंथ स्मॉल एल, लेंथ स्मॉल एल। अब इस पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा इस वायर पे एलोंगेट करने के लिए स्मॉल एल, इस वायर की लेंथ को, तो इसी को बोलते हैं लीनियर, जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ इसी को बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस। और चूँकि एक चीज़ हम बता दें आपको कि जो स्ट्रेस होती है हमारी, जो स्ट्रेस होता है हमारा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया से, क्योंकि हम लोग सिस्टम के अंदर घुस के तो कैलकुलेट कर नहीं सकते कि इंटरनल फोर्स कितना लग रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, डिफॉर्मिंग फोर्स के। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गई हमारी लीनियर स्ट्रेस। अब दूसरा आता है हाँ देखिए एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इस अब देखिए अगर एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसमें चेंज इन लेंथ कितना है,
स्मॉल एल इस पर वेट लटकाया गया W इक्वल टू mg और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे F बराबर क्या है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है, इस पर जो वेट लटकाया गया है इसके कारण इस वायर पे फोर्स लग रहा है। F इक्वल है वेट ऑफ वायर, weight which is hanged on the lower end of wire which is equal to mg, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि जो हमारी वायर है वो सिलेंड्रिकल है, वायर जो हमारी होती है वो देखें तो बीच से खोखली होती है, चूँकि सिलेंड्रिकल होती है इसलिए इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर उसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर माने इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई लीनियर स्ट्रेस की बात। अब आता है हमारा दूसरा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए नॉर्मल स्ट्रेस को समझते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, अगर इस पर हम लोग सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लगाएं Fd, मतलब कि क्यूब के फेस के नॉर्मल अगर हम फोर्स लगाएं Fd, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तीसरा स्ट्रेस है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देख लेते हैं यहीं पे, मान लीजिए ये क्यूब का एक फेस है। फेस क्या है? यह मान लेते हैं कि पूरी क्यूब है, और क्यूब क्या है? क्यूब का और जो पार्ट है वो क्या है? वो इस मोबाइल के स्क्रीन पे सरफेस पे क्या है? पूरा अंदर धंसा हुआ है, और केवल उसका बाहरी फेस जो है, सामने वाला फेस दिख रहा है। ये अब इसके लोअर एंड को क्या करते हैं हम लोग? फिक्स कर देते हैं इसके लोअर एंड को फिक्स कर देते हैं। अब इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे Fd, तो क्या होगी कि नीचे वाला जो एंड होगा वो तो फिक्स होगा, ऊपर वाला वो फ्री होगा। तो टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्या करेगा? थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, शियर कर जाएगा थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो पेड़ होते हैं, सीधे पेड़, उसकी जो लोअर एंड होती है वो फिक्स होती है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जब तेज़ हवा चलती है तो बेंड करता है। तो क्या होती है? जो लोअर एंड होती है वो फिक्स रहती है, लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसका वो बेंड करता है। सेम एग्जांपल है। तो जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं Fd, तो ये कुछ एंगल से शियर कर जाता है यहाँ इसे, इसकी इनिशियल पोजीशन वो थी, फाइनल पोजीशन ये, और कितना एंगल से शियर किया? थीटा एंगल से। लेटेस्ट से उसकी इनिशियल पोजीशन A थी, उसकी ये A डैश, ये B था, ये B डैश, ये D। ठीक है,
उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए बी सी डी। अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? ए बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी डी। ठीक है, तो इस पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ फोर्स लगाने पे, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हम लोग स्ट्रेस की यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है